एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे सर्विस हेडक्वार्टर ने क्या रिकमेंड किया, आप वो क्यों नहीं दिए? जो आपने दिया वो किसने दिया रिकमेंडेशन? सर्विस हेडक्वार्टर का रिकमेंडेशन क्या था? हम अपने आंखों से देख चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है और आपने जो दिया है, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। सरकार जल्दी से जल्दी ध्यान दे, नहीं तो एक्स-सर्विसमैन संगठन के तमिलनाडु के अध्यक्ष होने के नाते, पूरे ऑल इंडिया का मैं एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आज लाल कुर्ता पहनकर आया हूं, ताकि मैं भीड़ के अंदर खड़े रहूं तो मेरे को पहचानने में गलती ना हो, आसान हो। ये हम लाल झंडा आपको ये दिखा रहे हैं। जरूर हमारे दुख तकलीफ के ऊपर सरकार ध्यान दे, अपना कान को खोले, आंख को खोले। आप जंतर मंतर में जो हो रहा है उसको देख करके आप दुख ना महसूस करें, उनको जो देने वाला चीज आप दे दें। जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे साथ हैं कर्नल जेवी सिंह साहब और कर्नल सीटी आरसू साहब। मुद्दा तो काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन अभी तक वो ज्वलंत है, उसकी खामियां दूर नहीं हुई हैं। ये समस्या एक के बाद एक और जटिल होती चली जा रही है और अब सरकार की भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। ना कोई रेस्पॉन्स ले रही है और काफ़ी लंबे समय से हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पर सरकार से अप्रोच कर रहा है और पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर से लेकर पिछले 8 महीने से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं जगह जगह पर। अब मैं कर्नल सीटी आरसू साहब से जानना चाहूँगा कि सर, इसमें क्या विसंगतियाँ हैं और ये विसंगतियाँ आपके हिसाब से, क्योंकि ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, आपने जो सेना का सबसे खराब डिपार्टमेंट था जो जाना जाता था, POR लखनऊ, जहाँ पर हमेशा जवान रिटायर्ड हो जाता था लेकिन उसकी जो पे स्लिप आती थी, पहले तो हमारे उनके वो बन के आती थी क्वार्टरली, उनमें SM साहब रिक्रूट दिखाए जाते थे, लेकिन अब वो सबसे अग्रणी श्रेणी में है। उसका श्रेय कहीं ना कहीं आपको जाता है। तो इस पर भी आपने कुछ स्टडी की होगी, आप किस तरीके से सोचते हैं, कैसे इसका समाधान हो, आप इस पर अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद। इससे पहले इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं एक YouTube में आप ही की इंटरव्यू में शामिल हुआ था, जिसको आप कह रहे हैं लाखों दर्शकों ने देखा है। ये 1 रैंक 1 पेंशन की जो हमारा मांग लगभग 40-45 साल से चला आ रहा, क्योंकि देखा गया है सीनियर की पेंशन कम, जूनियर की पेंशन ज़्यादा। जो पहले रिटायर होकर के हमारे सीनियर घर चले गए, उनकी पेंशन अभी जो हाल में रिटायर हो रहा हमारा जूनियर, उनकी पेंशन से कम। ये बहुत बड़ा लार्ज स्केल में मोटे से मोटे वाला पॉइंट था। इसको उस वक्त हमारे समझाने का तरीका को लेकर के सरकार ने समझा, इनकी जो OROP जो डिमांड है 1 रैंक 1 पेंशन वाली, इसको एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। सरकार ने स्वीकार किया, उन्होंने उसको गौर किया, 1 मैन जुडिशियल कमेटी गठित किया। वो जुडिशियल कमेटी पूरे देश पर चक्कर काट के हम सब की राय लिया। चेन्नई तमिलनाडु में आए, वहाँ हम लोग बहुत बड़ा टीम इकट्ठा होकर एरिया हेडक्वार्टर में प्रेजेंटेशन दिया, CD दिया, पेपर दिया, यहाँ लाया गया, दिल्ली में आकर के गौर किया। उन्होंने अपना रिपोर्ट सीमित समय पर पूरा देश के अंदर सरकार के हुक्म के माफिक जाकर डाटा इलेक्ट करके उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। इनके ऊपर सरकार जल्दी से जल्दी ध्यान दे, नहीं तो एक्स-सर्विसमैन संगठन के तमिलनाडु के अध्यक्ष होने के नाते, पूरे ऑल इंडिया का मैं एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आज लाल कुर्ता पहनकर आया हूं, ताकि मैं भीड़ के अंदर खड़े रहूं तो मेरे को पहचानने में गलती ना हो, आसान हो। ये हम लाल झंडा आपको ये दिखा रहे हैं।
जरूर हमारे दुख तकलीफ के ऊपर सरकार ध्यान दे, अपना कान को खोले, आंख को खोले। आप जंतर मंतर में जो हो रहा है उसको देख करके आप दुख ना महसूस करें, उनको जो देने वाला चीज आप दे दें वो नहीं होगा। मैं मिसाल दे रहा हूं, एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे सर्विस हेडक्वार्टर ने क्या रिकमेंड किया, आप वो क्यों नहीं दिए? जो आपने दिया वो किसने दिया रिकमेंडेशन? सर्विस हेडक्वार्टर का रिकमेंडेशन क्या था? हम अपने आंखों से देख चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है और आपने जो दिया है, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। अब पूरे हिंदुस्तान के पूरे एक्स सर्विसमैन, अधिकांश एक्स सर्विसमैन, वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री सर्विस पे समान होना चाहिए। हम भी मान रहे हैं समान होना चाहिए। कई अलाउंसेस हमारा समानता है, जैसे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, सिपाही का भी 1000 रुपया है और वो जनरल साहब का भी 1000 रुपया है। फील्ड में गोली का सामना करने वाला यदि मिलिट्री सर्विस पे उनके लिए लागू है तो रिस्क बराबर है। आप ये ध्यान दीजिए, 1000 पे रिस्क अलाउंस, 1000 अलाउंस, यह अभी मिलिट्री सर्विस पे किसी की जिंदगी की अलग अलग तुलना नहीं कर सकते। सिपाही की जान जाए, चाहे ऑफिसर की जान जाए, या किसी सिविल कर्मचारी की जान जाए, तो एमएसपी एक समान होना चाहिए बोल के वो मान रहे हैं। आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगले आने वाला पे कमीशन अभी ड्यू है और साथ में अभी 3rd रिवीजन ओआरओपी ड्यू है। एमएसपी का मामला आप कहेंगे कि सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन की मामला है, ऐसे कई मामला है जो पे कमीशन तक इंतजार नहीं किया है, बीच बीच में लागू किया गया है। उसकी जरूरत को समझकर सरकार से एक हमारा विनती है, मिलिट्री सर्विस पे का जो मांग है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। उसका कोई आपका जवाब किया, ये तो आप बोलिए मान रहे, नहीं तो बोल रहे नहीं मान रहे, दो ही बात है। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि उनकी मांग जो है जायज है। रही बात ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, हम आपसे कोई दिए हुए राशि से खुश नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है, हालत वहीं का वहीं रह गया, सीनियर जूनियर से कम ले रहा है। जो पहले रिटायर हुआ उसकी पेंशन हाल में रिटायर हो रहा उसकी, पहले तो ये देखा गया हाल में रिटायर होने वालों की ज्यादा होता था, अब पहले रिटायर होने वालों की पेंशन ज्यादा है, हाल में रिटायर होने वालों की पेंशन कम है। क्या ये रणनीति, ये क्या उद्देश्य है? क्या पीसीडीए चाहता है, सीजीडीए चाहता है भूतपूर्व सैनिक सरकार के खिलाफ हम नारे लगाते रहे, धरना बोलते रहे, रैली करते रहे? मेहरबानी करके इसको गंभीरता से लीजिए, मन बनाइए, कमी पेशी को दूर करिए, सरकार को बताइए हम आपसे कोई नाजायज चीज नहीं मांग रहे हैं, जायज चीज बोल रहे हैं। टेबलों में जो कमी पेशी है वो 1 घंटे में कंप्यूटर में सही हो सकता है। यदि आपके पास डाटा नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमें डाटा नहीं मिला, आपको डाटा सर्विस हेडक्वार्टर उपलब्ध कराएगी, वो नहीं दे पा रहे। हम सब तमाम संगठन आपको देंगे जो हमारे पास डाटा है, सब रिकॉर्ड ऑफिस जेसीओआर की रिकॉर्ड ऑफिस वाले डाटा आपको देंगे। लेकिन मैं खुद जांच कर चुका हूं, लियाजन कर चुका हूं, सर्विस हेडक्वार्टर में जो इस समस्या को डील करने वाले हैं उनके पास तमाम डाटा है। दुख इस बात का है, ना सर्विस हेडक्वार्टर की बात पीसीडीए और सीजीडीए सुन रहा है, ना हमारे जो एक्स सर्विसमैन की जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, ना उनकी बात सुन रहा है, ना हमारा डीआईएबी की बात सुन रहा है। हमारा रोना कोई नहीं सुन रहा है, तो हमारा आखिरी क्या कोशिश होना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए? क्या ये सरकार चाहती है कि ये रोने धोने वाले ऐसे ही रोते रहे, पीसीडीए और सीजीडीए कुछ ना काम करें, यही कहते रहे सुप्रीम कोर्ट सही बोल रहा है, सरकार भी यही बोलता रहेगा हमने ओआरओपी दे दिया, ओआरओपी 2 दे दिया। अब देखिए ओआरओपी 3 अगले साल में 2024 में लागू होने वाला है। इसी साल में दिसंबर से पहले ओआरओपी 1 का कमी पेशी, 7th सीपीसी की कमी पेशी, ओआरओपी 2 की कमी पेशी और 1 मैन जुडिशियल कमेटी की रिकमेंडेशन, इन सब में ध्यान दिया जाए। फिर हमें मजबूर ना कर दें, दोबारा हम उस तरीके से कोई कदम उठाएं जिसमें बहुत बुढ़े बुजुर्ग पूर्व सैनिक भी परेशान भी हो और
आप सरकार भी सोचे हमने दिया भी तो क्या दिया, हमको धन्यवाद बोलने की वजह वो हमारे विरुद्ध रैली निकाल रहे हैं। ये छोटा सा काम है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम है, सरकार के लिए बहुत छोटा काम है, सीजीडीए के लिए छोटा काम है, पीसीडीए के लिए छोटा काम है। मैं बोलने लगूं पीसीडीए और सीजीडीए ऑफिस जवाब नहीं दे पाएगा। ये पीपीओ का बजट आपने मांगा, बजट दिया, ये पीपीओ कंप्लीट नहीं किया। अब तमाम बैंक ये कह रहा है आप जो है 5th पे कमीशन की पीपीओ दीजिए, 6th पे कमीशन की पीपीओ दीजिए, 7th पे कमीशन की पीपीओ दीजिए, कोरिजेंडम पीपीओ की कॉपी दीजिए, ये पीपीओ दे दीजिए। लेकिन उन सीपीसी वालों को, बैंक को हम ये कह रहे हैं भैया जब ये चीज़ बना ही नहीं, मिला ही नहीं, पढ़े लिखे लोगों के पास ही नहीं है, जबकि कंप्लीशन रिपोर्ट लेकर के पूरा बजट आपने ले लिया। अब जो अफेक्टेड पार्टी है वो सोचते हैं एक तो इसमें की संगठन आवाज नहीं उठा रहा है, हमारे डीआईए भी आवाज नहीं उठा रहा है, ईएसडब्ल्यू आवाज नहीं उठा रहा है, हम सब आवाज उठा रहे हैं। अब सुनने वाले सुनने के बावजूद भी अनसुनी करें, ये बड़ा परेशानी वाली बात है। हमारी बर्दाश्त शक्ति की परीक्षा ना लें, जरूर गौर करें। सरकार के लिए मैं ये संकेत दे रहा हूँ, मेहरबानी करके ज़्यादा समय आप ना लें, क्योंकि 2023 आपके लिए भी, इस सरकार के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। नहीं तो उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर होगा, इलेक्शन रूल लागू हो जाएगा, आप कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपने इतना कर दिया, थोड़ा सा और कर दीजिए, और आपके कार्यकाल में ये 2023 वाली चिट्ठी को रोकिए, स्टडी करिए, फिर हमारी तकलीफ सुन के फिर कमी पेशी दूर करके इम्प्लीमेंट करिए। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना कर्नल सीटी आरसू साहब ने दबे शब्दों में ये भी बता दिया है कि अगर सरकार सही समय पर सही कदम नहीं उठाएगी तो फिर मजबूर ना करे पूर्व सैनिकों को। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल के इस अपने बहुमूल्य इस सब्जेक्ट पे विचार रखे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।